हमें भी लगा कि ठीक नहीं है, तो कम से कम जितना बिल कोई भी सामान्य व्यक्ति पे कर सकता है उतना ही उसको देना चाहिए। तो 2,000, 5,000, 10,000 बिल भी हो गए थे। हमने निर्णय लिया कि उन सब का अनुसूचित जाति के नाते से बिल का दर है 20 रुपये महीना, और जो अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जाति के बाकी अन्य लोग हैं उनकी जो बिल की रेट है उनका 40 रुपये महीना। तो सिर्फ 1 साल का जो है पेंडिंग पिछले प्रीवियस ईयर का वो लेंगे, और बाकी सारे का सारा हमने माफ कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज सब माफ कर दिया। अब मैक्सिमम बिल अनुजाति परिवार का 240 रुपये, और अदर देन अनुसूचित जाति वो 480 रुपये ये लेना है। वो भी अगर एक साथ कोई दे देगा तो ठीक है, एक साथ नहीं देंगे तो अगले 1 साल में उसकी किस्तों में, यानी हर महीने 2 महीने का बिल आएगा 1 साल तक, ताकि उस 1 साल के बाद फिर वो समाप्त हो जाएगा। इसके कारण से कुल 335 करोड़ रुपए तो ओरिजिनल राशि और 40 करोड़ रुपए के लगभग पेनल्टी और इंटरेस्ट ये माफ किए गए हैं, अर्थात 375 करोड़ रुपया ये माफ किया है ऐसे सब गरीब परिवारों के लिए। फिर इको टूरिज्म, हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए बहुत समय से हम प्रयत्न कर रहे हैं। खास करके जब हमने देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाते से, चाहे वो मोरनी में टिकरताल है या फिर गुड़गांव में दमदमा है, अथवा ढोसी पहाड़ पर भी एक प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हो गया है रोपवे का, और इस प्रकार के कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे थे, वो सब टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से लागू किए गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा कि कुछ एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट की पॉलिसी लागू नहीं होती, तो जो फॉरेस्ट एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब इको टूरिज्म की पॉलिसी ये लागू की है, उसको भी आज क्लियर कर दिया है। खास करके उसमें जैसे स्कूल एजुकेशन के टूर्स हैं, या ट्रैकिंग है, या अन्य जितने भी नेचुरल होम स्टे पॉलिसी है, नेचर कैंप्स हैं, इको फ्रेंडली अकोमोडेशन है, वाइल्ड लाइफ व्यूइंग है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, हर्बल इको टूरिज्म है, मेडिकल हेल्थ एक्टिविटीज हैं, रिलीजियस कल्चरल इको टूरिज्म है, विजिटर्स इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, कंजर्वेशन एजुकेशन, ऐसी जो फैसिलिटीज हैं ये सब उसमें फॉरेस्ट की ओर से भी लागू होंगी, ताकि हरियाणा के अंदर इसको ठीक से लागू किया जा सके। ग्रामीण चौकीदार, इनके लिए कुछ घोषणाएं कर दी थी, हमने लागू कर दी, और जैसे मनोहर लाल ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फैसलों को यहाँ पर लेकर के मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। तो प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि बैठक में जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, विचार विमर्श किया गया है, मंथन किया गया है, उन सबको लेकर यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में खास होगा। तो प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कई अहम फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां पर जानकारी देते हुए वो बता रहे थे कि किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है, किन किन चीजों पर यहां पर मुहर लगी है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में खास रहा है। बैठक के दौरान जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, विचार विमर्श किया गया है, मंथन हुआ है, उन सब पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर जानकारी दे रहे थे। तो आपको बता दें कि आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में, कैबिनेट बैठक में क्या कुछ खास रहा है, उन सबको लेकर मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे थे। तो हरियाणा सचिवालय में कमेटी रूम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे थे। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने बताया है कि ये बड़ा कदम है। कई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इको टूरिज्म को यहां पर बढ़ावा देने की ये पहल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरुआत की है। गरीब परिवारों के लिए 375 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम, यहां पर मनोहर सरकार की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसकी शुरुआत की है। गरीब परिवारों के लिए भी 375 करोड़ रुपए यहां पर माफ किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। कई नए प्रोजेक्ट की यहां पर शुरुआत की गई है। इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से पहल की गई है। आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में तमाम फैसलों पर मुहर लगी है। कई नए प्रोजेक्ट की यहां पर शुरुआत की गई है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसकी शुरुआत की है। गरीब परिवारों के लिए 375 करोड़ रुपए यहां पर माफ किए गए हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार की ये नेक पहल की यहां पर शुरुआत की गई है। तो गरीब परिवारों के लिए 375 करोड़ रुपए यहां पर माफ किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से इस पहल से प्रदेशवासियों को काफी लाभ पहुंचेगा। गरीब परिवारों को यहां पर लाभ मिलेगा। गरीब और जरूरतमंदों की सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कहते हैं कि गरीब और जरूरतमंदों की ये सरकार है और इसी कड़ी में एक नई पहल की शुरुआत यहां पर की गई है। मुख्यमंत्री की ओर से इस कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। पानी के बिलों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। गरीब परिवारों के लिए भी यहां पर 375 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। टूरिज्म के दिशा में भी एक नई और बड़ी पहल की यहां पर शुरुआत, इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की ये पहल की गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसकी शुरुआत की है। पानी के बिलों पर भी मंथन हुआ है। रोपवे का प्रोजेक्ट यहां पर क्लियर हुआ है। तो ये तमाम तरह की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अब जोगी चौके अलग से भी इसमें आया हुआ है और एक जगह जंगम जो भी दोनों लिखा हुआ है। तो जंगम समाज ने कहा कि हमारा केवल जंगम है, जोगी नहीं है। तो उसमें इतना ही परिवर्तन किया है कि वहां जंगम जोगी जहां इकट्ठा लिखा था, वहां जोगी हटा के केवल जंगम कर दिया और जोगी अलग से वहां पहले से लिखा हुआ ही है। तो एक टेक्निकल सी एरर है, इसको ठीक किया गया। कुल मिलाकर के मित्रों, जैसे मैंने बताया कि एजेंडा भले 15 थे, लेकिन मुख्य रूप से यही थे। बाकी तो और छोटे छोटे विषय थे, उसमें कोई बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में कोई बात आपको लगता हो कोई स्पष्ट करने की? जो रेफर हुए हैं वो कौन से हैं? और होम डिपार्टमेंट की कोई 3 एजेंडे थे, वही होम डिपार्टमेंट के हैं 2 गो। उसमें एक है डेड बॉडी का सम्मानजनक संस्कार किया जाए, उसके लास्ट राइट्स जो है सम्मानजनक तरीके से हों। उसमें कुछ प्रावधान 1-2 ऐसे थे जो कैबिनेट के हमारे साथियों ने जिस पर कहा कि हाँ ये थोड़ा सख्त है, उसको नहीं करना चाहिए। तो फिर वो दोबारा से उसको अगले कैबिनेट मीटिंग में लाएंगे और फिर से उसको करेंगे। वरना डेड बॉडीज का जो दुरुपयोग हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और डेड बॉडी हमारे लिए, मानव व्यक्ति की डेथ हो गई तो डेड बॉडी भी अपने आप में सम्मानित एक वो है, उसका संस्कार उस ढंग से ही होना चाहिए। तो उसकी जो दुर्गति होती थी उसको नहीं करेंगे। और दूसरा उसमें था पार्टीशन एक्ट के अंतर्गत कुछ डेफिनेशंस थी। उसमें मुख्य रूप से तो जो सम्मन्स को देने की पद्धति है उसमें कुछ चेंजेस हैं कोर्ट के। रेवेन्यू की साइड से था कोई? रेवेन्यू साइड से कोर्ट्स की कोई डायरेक्शन है तो वो लाना है। और कुछ पार्टीशंस के जो प्रावधान हैं
उनको थोड़ा सुझाव आए थे, तो उसमें कोई डेफिनेशन में चेंज करने का विषय वो अगली बार लाए। विदेश भेजने वाली जो एजेंसियों को हमें रजिस्ट्रेशन करना था, उसका कोई बिल था लेके आना? अभी आज नहीं है, नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग करेंगे। सर, इस पर क्या कर रही है सरकार, कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा बढ़ा है, विदेश भेजने के नाम पे कई युवाओं का वो गुमराह किया। हम इसको चेक करेंगे, और ये जो इस प्रकार की फर्जी तरीके से लोगों को विदेश भेजा जाता है इलीगल तरीके से, इसको हर कीमत पर रोकेंगे। और अब हमने फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट और जो सेल है हमारा, क्या HKLM के साथ मिलके? नहीं, HKLM तो ही है, वो प्लेसमेंट सेल, ओवरसीज प्लेसमेंट सेल और फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट दोनों मिलकर के जहां की आवश्यकता होती है उनको आवश्यकता के हिसाब से हम पब्लिक में एडवर्टाइज करते हैं, और HKRN यानी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है और फिर उनको भेजा जाता है। अभी लगभग 10,000 से ऊपर, 10,500 के आसपास एक हमने एडवर्टाइजमेंट की थी, जिसमें 4,000 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया है। उनकी सबकी ट्रेनिंग होगी रोहतक MD यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ जो इजराइल के लोगों की खास करके डिमांड थी, तो जो ट्रेनिंग करवानी है उसमें इजराइल के लोगों का भी उस एग्रीमेंट के अंदर हमने उनको साथ लिया है, और वो ट्रेनिंग करा करके फिर उनको इजराइल, जो लोग जाना चाह रहे हैं उनको इजराइल भेजा जाएगा। अगली एक एडवर्टाइजमेंट और 15 जनवरी के आसपास फिर से हम निकालेंगे, ताकि जो लोग इस प्रकार से इलीगली जाने की कोशिश करते हैं उनको एक ठीक और साफ सुथरा स्वच्छ रास्ता मिल जाए। विदेश जाना कोई मना नहीं है, और आखिर वहाँ जाकर के नौकरी करें या वहाँ जाकर कोई व्यवसाय करके अपना कोई फॉरेन एक्सचेंज भी कंट्रीब्यूट करते हैं देश के लिए, तो अपने आप उनके परिवार का भी लाभ होता है, इसमें देश का भी लाभ होता है। तो हम इसको मना नहीं करते, हम इसको प्रमोट करते हैं कि विदेश में भी जाकर के इलीगली ना जाएं, लीगल तरीके से जाएं। तो डिपार्टमेंट ने पहल की है। सर, GST संग्रह में एक बार फिर से हरियाणा जो है देश के 5 शीर्ष राज्यों में 5वें स्थान पर इस तरह से है, इस तरह से अच्छी बात है, देखना तो यही है। बजट सेशन है, क्योंकि इस बार लोकसभा का चुनाव आना है 3, 4, 5, 7 या 10 मार्च के आसपास लगता है, तो पहले होता है। तो अभी 9 महीने हमारे इस बजट सेशन के इस वर्ष के पूरे हो गए हैं। हमारी जो बजट की अलॉटमेंट थी, घोषणाएं थी, उसमें कितने प्रतिशत हमारा ये कम हो गया? वैसे तो 75 के आसपास होना चाहिए था, पर आपको अगर रिपोर्ट आई हो, ऐसा ना कि लास्ट के महीनों में कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, 5-7% तो उसमें होती हैं। ये एग्जैक्टली हर महीने उतना ही नहीं होता, थोड़ा कम रहता है। आखिर में 2 महीने 3 महीने, 2 महीने क्या, मार्च में ही कुछ एडजस्टमेंट होती है, तो कुछ खर्चे उस समय बुक होते हैं। अभी मेरे हिसाब से 67% हमारा 21 दिसंबर तक का उसके अंदर एक आंकड़ा है। 9 दिन दिसंबर के और भी निकले हैं, तो और 2% ज्यादा हुआ होगा तो 69 हो गया होगा। और मुझे लगता है कि उसमें 8-10% का कई बार अंतर रहता भी है, 5%, 7%, कभी 9। जब आप घर बनवाते हैं जातियों को, उनका क्या इकोनॉमिक एंड सोसाइटल स्टेटस को भी देखा जाता है? ऐसा कि ये हम तो यहाँ से उसकी एक SC कमीशन जो स्टेट का है उसकी ओर से जब भी कोई रिकमेंडेशन आती है, हम उसको सेंटर के जो SC कमीशन है उनको भेजते हैं, और सेंटर का SC कमीशन उनकी सब तरह चीजें देख करके उसका सोशल, फिर उनका फाइनेंशियल, और जो भी उसकी परिस्थिति रहती है उस हिसाब से SC और खास करके ST, इन 2 वर्गों का निर्णय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। BC का निर्णय हम स्वयं करते हैं। बैकवर्ड क्लास कमीशन एक बना हुआ हरियाणा का, तो बैकवर्ड क्लास कमीशन अगर हरियाणा के उसमें BC A, BC B वो 2 वर्ग हैं, जिस वर्ग में डालना होता है, तो वहां से रिकमेंडेशन आने के बाद फिर भी गवर्नमेंट उसको विचार करती है कि वास्तव में डालने लायक है कि नहीं। मुख्यमंत्री जी, 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। तमाम सरकारें जो है इस पल को यादगार बनाने के लिए तमाम घोषणाएं कर रही हैं। जैसे छत्तीसगढ़ ने 22 जनवरी को पूरी तरीके से ड्राई डे घोषित कर दिया है, तो हरियाणा सरकार ने भी कुछ इस तरह की प्लानिंग की है कि इसको यादगार बनाने के लिए कोई घोषणा कर रही हो? देखिए, पहली बात तो ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है। ये अलग बात है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां रहने वाले हैं, और एक आह्वान किया गया है कि सब लोग इसको खुशी से, जो तरीका होता मनाने का, खास करके
दीपावली जैसा उत्सव बने, घरों में लोग दीप जलाएं और माहौल ऐसा बने, और बाद में हर एक प्रदेश के लोग अपने अपने हिसाब से वहाँ जाएंगे, वहाँ भीड़ ज़्यादा ना हो जाए। तो वहाँ की जो समिति है, प्रबंध समिति, उन्होंने प्रदेशों को प्रारंभ में एक एक दिन का आह्वान किया कि इस एक दिन में ही जो लोग आए उस प्रदेश के तभी आए, और एक महीना 20 दिन बीतने के बाद तो एक नॉर्मल रूटीन में जो इसने जाना वो जाएंगे। हमारे यहाँ से 9 फरवरी को लोग जाने के लिए कहा है कि उस दिन, और हो सकता है उस दिन हम रेलवे डिपार्टमेंट से बात करके स्पेशल ट्रेन की बात करनी होगी तो वो भी करेंगे। एक सवाल है मेरा, अभी हाल ही में देखा होगा कि आपने कुछ गेस्ट टीचर प्रदर्शन कर रहे थे, आपसे मिलने का समय मांग रहे थे और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जरूर रिपोर्ट गए। उनकी एक ही मांग थी कि मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात करिए, हम बात करना चाहते हैं। उसके बाद पटवारियों ने भी हड़ताल की घोषणा कर दी। अमूमन देखा जा रहा है लगभग कई डिपार्टमेंट के लोग जो है हड़ताल करके एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समस्या कहाँ आ रही है? उनकी मांग आप तक नहीं पहुंच पा रही है, या ऐसी वो मांगे पूरी कह रहे हैं जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं? मतलब है क्या स्थिति, अभी आपके संज्ञान में क्या मामला है? पूरे प्रश्न का आधा उत्तर तो आपने स्वयं दे दिया है ना? मैं भी वही कहना चाह रहा था। तो ये एक पूरा उत्तर बता दीजिए सर, वही ये एक जो आपने कहा ना दबाव बनाना, तो ये एक अवसर होता है, लोग कोशिश करते हैं दबाव बनाने की, लेकिन हम लोग बड़े सरल तरीके से सबको बता देते हैं कि जो संभव है करना वो जरूर करेंगे, जो संभव नहीं है वो करना ठीक नहीं है। अब ये ठीक बात है कि गेस्ट टीचर्स को पिछले चुनाव यानी 2014 से पहले 10 साल पहले जब एक मांग रखी थी कि हमारी सिक्योरिटी कुछ हो, उस सिक्योरिटी के नाते एक स्पेशल बिल ला करके गेस्ट टीचर को इनकी 58 साल तक की नौकरी ये पक्की कर दी थी। अब उनका कहना है कि रेगुलर किया जाए, रेगुलर करने का प्रावधान अभी कहीं है नहीं, क्योंकि रेगुलेशन पॉलिसी जो 2014 की भी बनी थी, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था कि 2014 की पॉलिसी 2011 की माने की थी। 2011 की पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई रेगुलर करने की किसी की स्थिति वो पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन 11 के बाद 14 को स्पेशली हाईकोर्ट ने कहा था कि आगे किसी प्रकार की कोई रेगुलेशन पॉलिसी स्टेट नहीं लाएगी, क्योंकि इसको बैक एंट्री माना गया है। रेगुलर भर्ती के नाते हमारा प्रोसेस सारा पहले भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। हाँ, उस रेगुलर भर्ती को भी रोकने में एक गैंग लगा हुआ है, उस गैंग के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, तो उस गैंग वो न रोक पाए तो हम हर दिन उसके ऊपर विचार करते हैं कि कहीं ऐसी कमी कोई ना रह जाए जिसमें फिर उनको कोर्ट में जा करके और कोई बदमाशी करने का और अवसर मिल जाए। हाँ जी, गैंग का नाम ही बता दीजिए। वो भर्ती रोको गैंग। संसद में हाल ही में एक रिपोर्ट पेश हुई है जिसमें हरियाणा के संसद में हाल ही में एक रिपोर्ट पेश हुई थी जिसमें हरियाणा के 17 डिस्ट्रिक्ट्स का जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो पॉइजनस स्टेट में पाया गया है। तो इसको लेकर एनजीटी ने भी एक सो मोटो लिया है और हरियाणा सरकार से पूछा भी है कि इसको लेकर गवर्नमेंट के द्वारा मुझे ये रिपोर्ट इस ढंग से तो नहीं पता कि पॉइजनस पाया गया, बस के हाँ वो तो मात्रा अलग अलग होती है। ये मात्रा तो प्राय सब जगह मिलती है, कम है या ज्यादा है। ठीक है कि जहाँ पोल्यूटेड वाटर है उन इलाकों में ये सब है, लेकिन उसको खास करके जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जहाँ इस प्रकार का केमिकल इंडस्ट्री खास करके जहाँ ज्यादा है, कुछ जिलों में ऐसा है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लगे हैं और उसके जितने भी सीईटी प्लांट्स हैं उन सब के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। खासकर जगाधरी है, पानीपत है, हमारा फरीदाबाद है, तो ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे चिन्हित हैं, उसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। और जितना स्पीड से हरियाणा काम कर रहा है, चाहे उसके अंदर घग्गर का एरिया और चाहे उसके अंदर यमुना का एरिया, वाटर जाता है जो यहाँ से ओखला बैराज से निकलता है, वहाँ तीनों जिलों में बहुत बुरी स्थिति से वो पानी पहुँचता है, तो उसके ऊपर भी ध्यान कर रहे हैं। फिर भी सब मिलकर के इसके ऊपर और काम करेंगे। चलो पहले आप। कई नगर निगम के चुनाव पेंडिंग है सर, उसको लेकर क्या स्थिति है? चुनाव लोकसभा से पहले आप देखिए, अभी कल भी चुनाव आयोग के लोगों से मैंने बातचीत की थी कि भी कौन कौन सी कमी कहाँ कहाँ रह गई है। कुछ 2-3 स्थान ऐसे बचे हैं, उसमें नगर निगम भी हैं, नगर परिषद भी हैं, नगर पालिकाएं भी हैं, जिनकी वार्डबंदी का काम है। ज़्यादातर वार्डबंदी काम पूरे हो गए हैं। हाँ, उसमें रिजर्वेशन का काम, वार्डबंदी के बाद रिजर्वेशन का काम होता है, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होती है, एससी के लिए, बीसी के लिए, तो रिजर्वेशन का काम भी काफ़ी हो चुका है। और मैं समझता हूँ जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे और 1-2 रह भी जाएंगे तो उनको छोड़ देंगे, बाकी सब कराएंगे बहुत जल्दी। उसका कोई काम अगर जैसे ही कंप्लीट हो जाता नीचे का, हमने उसको डाल दिया है, क्योंकि अभी 4 तारीख को ही 5 नगर निगम तो 4 जनवरी को ही उनकी टाइम पूरी हो रही है, तो बहुत जल्दी
कल ही हो रहा है उसका, बहुत जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। पहले आप सर इजराइल भेजने की बात पहले हुई थी, भर्ती की जा रही है, भर्ती निकाली गई थी। एक आपने बात की थी कि अफ्रीका में भी खेती के लिए किसानों को भेजा जाएगा, हरियाणा किसानों को, सर वो क्या योजना है? वो योजना ये है कि बहुत सी देशों में जमीन बहुत है, उनके किसान और उनकी आबादी कम है। किसान भी जितनी टेक्निक हम यहाँ हरियाणा में जिस टेक्निक से लोगों को खेती करना सिखा रहे हैं, और जितना हरियाणा किसान मेहनती भी है, तो मेहनत करके, क्योंकि यहाँ लैंडलॉक स्टेट होने के नाते से जमीन बहुत कम है, और जमीन जो है धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से, डेवलपमेंट के कारण से कम भी होती जा रही है। इसलिए जमीन हमें जहाँ भी कहीं उपलब्ध होती है किसानों को वहाँ पहुँचते हैं। अभी पिछले 3-4 साल पहले मध्य प्रदेश में काफ़ी जिलों के अंदर ज़मीन जो है सस्ती भी मिलती थी और वहाँ खाली भी पड़ी थी। डेवलपमेंट करने के लिए किसान यहाँ से गए कर रहे हैं। अब अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ ज़मीन बहुत खाली है, और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स थे, मेरी उनसे जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप हमारे आइए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख हेक्टेयर जितनी ज़मीन चाहिए हमसे आप MOU करें। अभी वर्बल बात हुई है, लेकिन एक फॉर्मल MOU उनसे हम करेंगे, और फॉर्मल MOU करने के बाद फिर हम किसानों को इनवाइट करेंगे कि जो वहाँ जाना चाहते हैं उनको कुछ सहायता भी करनी होगी, हम सहायता भी करेंगे, ताकि जाकर के इक्का दुक्का नहीं, समूह में जाए, ज़्यादा अच्छा रहता, ताकि समूह के नाते से उनकी सुरक्षा, उनकी बाकी सारी चीज़ें, फिर दूसरे देश में जाकर के इतना आसान भी नहीं होता करना, लेकिन हम ट्रेनिंग भी देंगे, सहायता भी करेंगे। अगर जाकर करना चाहेंगे तो भेजेंगे। सर, आपके जनसंवाद कार्यक्रम काफी प्रगति वाले रहे हैं, तो इनकी कुछ समीक्षा हुई, कितने कार्यक्रम हो चुके हैं? ऐसे हर जिले में कार्यक्रम चल रहा है। दूसरे देश में जाकर के इतना आसान भी नहीं होता करना, लेकिन हम ट्रेनिंग भी देंगे, सहायता भी करेंगे। अगर जाकर करना चाहेंगे तो भेजेंगे। सर, आपके जनसंवाद कार्यक्रम काफी प्रगति वाले रहे हैं, तो इनकी कुछ समीक्षा हुई, कितने कार्यक्रम हो चुके हैं और कितने जिले आपके हो चुके हैं और बाकी अभी रहने वाले हैं? ऐसे हर जिले में कार्यक्रम चल रहा है। मैंने कल भी एक स्टेटमेंट दी थी कि लगभग 800-900 तक भी पहुंच गया। अच्छे कार्यक्रम, बल्कि हरियाणा जो है इसमें सारे देश में, क्योंकि डाटा सारे देश का मिलता है, हरियाणा एट द टॉप ऑफ द ऑल द स्टेट्स। विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत, उसमें संकल्प यात्रा के साथ देखता हूँ वहाँ की उपलब्धियां बताते हैं, और अपने जनसंवाद कार्यक्रम करके लोगों की समस्या नहीं सुन रहे हैं। तो टोटल 60% जो आप कह रहे हैं हो गया है। कितने इसमें कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें, लोगों की जो डिमांड्स जो आई, तो हमारे जो है इसमें सारे देश में, क्योंकि डाटा सारे देश का मिलता है, हरियाणा एट द टॉप ऑफ द ऑल द स्टेट्स। विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत, 25 लाख से ऊपर लोगों ने प्लस अटेंड कर लिया, 25 लाख प्लस। ये तो पूरे देश में चल रहा है। आपको जो व्यक्तिगत जनसंवाद कार्यक्रम वो कितने नहीं, जिले हैं? अब व्यक्तिगत जनसंवाद और ये हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसको मिला दिया है। अब पहले मैं अलग कर रहा था उसको, लेकिन वो भी एक गांव का ही कार्यक्रम होता था, और उसमें शायद स्पीड में और समय लग सकता था हमें, लेकिन अब चूंकि एक सरकारी कार्यक्रम के नाते केंद्र की ओर से आ रहा है, सब जिलों में रथ भी आ गए, सब हो गया, उसमें हमारे MLAs हैं, हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, जहाँ ये नहीं जा सकते हैं तो और जो स्थानीय नेता जितने हैं वो सब जाते हैं। इसलिए सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे। 25 जनवरी तक ये काम जनसंवाद और जो संकल्प जाएगा उसमें कर रहा था उसको, लेकिन वो भी एक गांव का ही कार्यक्रम होता था, और उसमें शायद स्पीड में और समय लग सकता था हमें, लेकिन अब चूंकि एक सरकारी कार्यक्रम के नाते केंद्र की भी आ गए, सब हो गया, उसमें हमारे MLAs हैं, हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, जहाँ ये नहीं जा सकते हैं तो और जो स्थानीय नेता जितने हैं वो सब जाते हैं। इसलिए सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे, हाथ में नहीं है। सीएम साहब, जब तक हम कैबिनेट से विधानसभा को डिसॉल्व करने का फैसला नहीं करेंगे तो चुनाव आयोग करा नहीं सकता। नहीं, 6 महीने पहले करा सकता है। हम नहीं भी करें तो 6 महीने पहले चुनाव आयोग चाहे तो यूनिलैटरल डायरेक्शन देकर करा सकता है कि नहीं, अब 6 महीने बाकी बचे हैं और वो करा सकते हैं। सामान्यतः तो नहीं करता। नहीं, ये तो उनका अधिकार है, अधिकार उनका है, वो कराना चाहे करा सकते हैं, कोई अभी तक नहीं। सीएम साहब, केजरीवाल जो तीसरा सम्मन भी नहीं गए, स्किप कर दिया, आज फिर तीसरी बार ईडी ने बुलाया था, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि आपको केजरीवाल से पूछना चाहिए। सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत वो कर रहे हैं, हालांकि इसमें हरियाणा शामिल नहीं है,
हरियाणा इस बार, पहले हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा चली थी, इस बार भारत न्याय यात्रा हरियाणा में शामिल नहीं है, क्या कहेंगे? हरियाणा में एक दूसरे का जो अन्याय कर रहे हैं वो वही है। किससे न्याय मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं? वो एक एस के क्या एस आर के हुडा से अन्याय कर रहा है, हुडा किसी और से न्याय कर रहा है, तो वो अन्याय की गाथा है उनकी। तो अन्याय को खत्म करना है तो जहाँ उनको लगता है वो हिसाब से कराएंगे। नहीं, मैं नहीं जा रहा। मुख्यमंत्रियों को ये कहा गया है कि बाद में जो निश्चित दिन है, खास करके 9 फरवरी, मुख्यमंत्री सब अपने प्रदेश के लोगों के साथ वहां जाएं, ऐसी अपेक्षा है। जाना नहीं जाना उस समय की देखेंगे, लेकिन वहां एक निश्चित सूची में अभी से न्याय कर रहा है, हुडा किसी और से न्याय कर रहा है, तो वह न्याय की गाथा है उनकी। तो अन्याय को खत्म करना है तो जहां उनको लगता है वो हिसाब से कराएंगे। नहीं, मैं नहीं जा रहा। मुख्यमंत्रियों को ये कहा गया है कि बाद में जो निश्चित दिन है, खास करके 9 फरवरी, मुख्यमंत्री सब अपने प्रदेश के लोगों के साथ वहां जाएं, ऐसी अपेक्षा है। जाना नहीं जाना उस समय की देखेंगे, लेकिन वहां एक निश्चित सूची में अभी मुख्यमंत्रियों को छोड़ा है। बाकी प्रदेश के और देशों के, यानी बाकी प्रदेशों के और जो लोग हैं, सांस्कृतिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उस प्रकार के लोग हैं, तो प्रधानमंत्री वहां रहेंगे, मुख्यमंत्री अलग से अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर है। सीएम साहब, विपक्ष के निशाने पर HKRN है, उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले जो ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की कोशिश की गई थी, अब सरकार दूसरी ठेकेदार बन चुकी है, और साथ ही साथ इजराइल भेजने के मसले में उन्होंने कहा कि इजराइल में जो हालात बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में सरकार किस बिना पर उन्हें भेज रही है इजराइल, और क्या उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं सरकार के लिए? देखिए, पहली बात तो है कि अच्छी अच्छी चीजों को अपने निशाने पर वो रखें हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। HKRN को निशाने पर लिया है, जैसे पहले फैमिली ID को लिया था, पहले पोर्टल को लिया था, अब उन्होंने ये HKRN को ले लिया है। तो जो चीजें ठीक चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, उनको निशाने पर लेंगे तो जनता उनको निशाने पर ले लेगी, ठीक है ना। HKRN इन सब समस्याओं की निजात दिलाने के लिए हमने निगम बनाया है, और वो आज भी उसकी जो उपयोगिता है वो उनको समझ में नहीं आ रही है। आज जो लोग जो उस नौकरी को कर रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग पर जो उनके साथ अन्याय होता था, जो उनके साथ एक प्रकार से शोषण होता था, वो सबसे बच गए हैं। सबको EPF के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया है, सबको ESI का बेनिफिट मिलता है, सबको सैलरी टाइम पर मिलती है, वो जो कट लगते थे वो सब खत्म हो गए हैं, सबको निश्चित अपना पता है। हाँ, इतना ही है कि वो है ये भी आउटसोर्सिंग का ही, ये कोई पक्की नौकरी नहीं है। इसमें हमने अपनी योजनाओं में जो प्लानिंग बनाई है, पारदर्शी बनाई है, कि जो गरीब है, जो पुअर है, जिसको छोटा सा काम मिलने के बाद भी उसके परिवार का सिस्टम चल पड़ेगा, हमने प्राथमिकता उसको दी है। कि परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है तो उसके कोई नौजवान है तो पहले उनको दो, फिर 1.5 लाख से कम है, 180 से कम है, फिर उसको दो। दूसरा, उसमें अच्छे जो क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं उसके हिसाब से मार्क्स हैं, उनका रैंकिंग बनता है, रैंकिंग के हिसाब से जितनी जहां से आवश्यकता होती है उनको दे देते हैं। ये सबको पता है कि 1 साल के बाद फिर रिन्यूअल होगा इसका, जैसे आउटसोर्सिंग में होता है, तो सारा रिन्यूअल होता है, सब हिसाब से होता है, और ठेकेदारों से उनको मुक्ति दिलाई है। ये हमने कमिट किया था, हम ठेकेदारी प्रथा में से उनको बाहर निकालेंगे। अच्छा, शुरू में जो लोग नहीं आए थे, हमने ऑप्शन दी थी, जो इसमें आना चाहे आए, नहीं तो ठेकेदार के हिसाब से जो काम कर रहा है करता रहे। जो लोग उस समय नहीं आए थे, आज उनकी सिफारिशें हैं, दबाव है कि हमको भी HKRN में डालो, हमको HKRN में डालो, तो डिमांड हो रही है। अगर ये इस प्रकार का होता तो फिर लोग डिमांड क्यों करते? और मैं कहता हूं एक अच्छी चीज हमने शुरू की है और वो इसको टारगेट पर ले रहे हैं, तो कम से कम जिनको इनका लाभ हो रहा है वो तो सब उनके विरोध में खड़े ही हो जाएंगे। HKRN में उनके जो सिस्टम ठेकेदारी के माध्यम से जिनके जुगाड़ बैठे हुए थे वो जुगाड़ खत्म हो गए, इसलिए उनको HKRN गलत लग रहा है। जो अब 60,000 की विशेष चर्चा में बोला था लोगों ने, जो 60,000 की भर्ती की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें एक नया विषय जो अभी हाईकोर्ट में गया, सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो 5 अंक हैं, उसकी वजह से शायद ग्रुप C के जो आपने उस दिन भी कहा था जैसी स्टे हटेगी 18 दिन में पेपर ले लेंगे, लेकिन वो सामाजिक आर्थिक मानदंड पे रोक लगी उन अंकों की। जो बाकी बचे ग्रुपों के पेपर उनके बारे में अगर आपकी कोई चर्चा हुई HSC चेयरमैन से? मेरी चर्चा हुई है और उसमें यही है कि 5 अंकों पर कोई रोक नहीं लगी है। वो 5 अंकों के हिसाब से तो HKRN का जो रिजल्ट पहला टेस्ट है, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में CET का 2 टेस्ट हैं ग्रुप C के,
एक पहला टेस्ट जनरल टेस्ट है सबका, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें 5 अंकों के साथ एक सिलेक्शन हो चुकी है, 3.25 लाख लोग उसमें पास कर चुके हैं। जो सेकंड टेस्ट है उसमें 2.5 अंक उनको मिलने थे, तो सेकंड टेस्ट में उन्होंने कहा कि इस 2.5 अंक का फैसला बाद में देंगे, अभी 2.5 अंकों के छोड़ के बाकी रिजल्ट बनाकर और आप लोग अपना रिजल्ट घोषित कर सकते हैं, पेपर ले सकते हैं और बाद में रिजल्ट भी घोषित कर सकते हैं। तो 2.5 अंक जो सबसे नीचे वाले होंगे उतनों का रिजल्ट रोकना होगा, क्योंकि अगर 2.5 अंक का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है वो कोर्ट का डिसीजन करेगा। अगर नीचे वालों को 2.5 अंक का बेनिफिट मिल जाएगा तो 2.5 अंक ऊपर चले जाएंगे, और नहीं मिलता है तो जो ओरिजिनल 2.5 अंक या सारी लिस्ट है उस हिसाब से उनके सेक्शन मानी जाएगी। तो इसलिए उतना ही हम छोड़ करके बाकी सबका घोषित करें। कब तक पेपर सारे कंप्लीट हो जाएंगे? अभी शुरू हो गए हैं, 56-57 तो रोका ही हुआ है, बाद में 31, 30 और 31 को कई ग्रुप्स के हो गए हैं, ये कुल मिला के। हाँ, अब फिर हर सप्ताह 2-3 टेस्ट चले। मुख्यमंत्री जी एक चीज है, पीछे आपने 2023 में घोषणा की थी कि जल्दी मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी सभी को, और अब तो आपने अपनी एक विशेष जिम्मेदारी अमित अग्रवाल जी को दे दी है कि वो आपके सारे प्रोजेक्ट को जल्दी हैंडल करें। एक प्रोजेक्ट हमारे पेंडिंग रह गया, 3 लाख तक की जिनकी इनकम है वो सारे उसमें शामिल हो गए हैं, 3 से ऊपर बाद में सोचेंगे। धन्यवाद।